हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए, इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कॉपी करते हैं। पहले इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल और लिगेंड को बताया गया है कि इनके बीच में रहेगा तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड की तरफ, लाइक आयनिक बॉन्ड। एज्यूम करके चला गया है कि जो मेटल और लिगेंड है उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं, मतलब छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में एक जो मेटल है, मेटल को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मानते हैं और लिगेंड को निगेटिव पॉइंट चार्ज मानते हैं। लिगेंड में हालांकि दो तरह के लिगेंड है या तीन तरह के आप कह सकते हैं, निगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ज़्यादा रेयरली मिलता है, तो निगेटिव वाले को निगेटिव पॉइंट चार्ज मानेंगे। और अगर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल वाले में उसको पॉइंट डाइपोल मानते हैं, डाइपोल। अब डाइपोल का मतलब क्या होता है, उसमें दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जो निगेटिव एंड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो मेटल की तरफ होगा, लाइक इस तरह से। जैसे ये मेटल हो गया, मेटल को क्या मानेंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मेटल को, और लिगेंड को क्या मानेंगे, निगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इसमें भी मान के चला जाता है कि इनके बीच में ऐसा कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। इनको माना जाता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आयनिक बॉन्ड की तरह है। लिगेंड जो मेनली जो शो करते हैं लिगेंड, वो एक तो निगेटिव होंगे या फिर दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जो ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है। तो न्यूट्रल लिगेंड कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अपने लोन पेयर से डोनेट करेंगे। और लोन पेयर कहाँ रहता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक सेकेंड। अभी एसी मत चलाइएगा ना। तो इस तरह से इनका क्रिया होता है कि लिगेंड है और मेटल है, ठीक है। तो मेटल को क्या माना जाता है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और लिगेंड को क्या माना जाता है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो लिगेंड में दो तरह के लिगेंड हम लोग को बेसिकली देखने को मिलेगा, एक न्यूट्रल लिगेंड मिलेगा और एक निगेटिव लिगेंड मिलेगा। तो निगेटिव लिगेंड अगर मिलेगा तो उसको निगेटिव पॉइंट चार्ज मानेंगे, लेकिन अगर न्यूट्रल लिगेंड मिला, न्यूट्रल लिगेंड मिला तो न्यूट्रल लिगेंड को क्या क्या मानेंगे, पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल ऐसे। अब अगर डाइपोल होगा, जैसे मान लीजिए हमने वाटर एक एग्जांपल ले लिया, तो इसमें दो पोल होंगे, एक माइनस और एक क्या होगा, प्लस। तो ये दो पोल जनरेट हो गए, निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। तो ये जो निगेटिव पोल का जो डायरेक्शन होगा वो मेटल की तरफ होगा, ये मेटल की तरफ होगा। तो कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है जो इसके पोस्टुलेट के तौर पे हम लोग यूज करेंगे। तो पोस्टुलेट का मतलब क्या है, इनके जो भी पॉइंट बोलेंगे वो सभी पोस्टुलेट हो जाएंगे। एक एक करके लिखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय ligand having one or more lone pair। यहां पे एक बात का ध्यान रखना है, लोन पेयर जब भी बोलेगा तो लोन पेयर का मतलब हो सकता है एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज।
दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, ligand and metal are treated as point charge। किसकी तरह माना जाएगा, पॉइंट चार्ज। कैसा पॉइंट चार्ज रहेगा, लिगेंड को ट्रीट करेंगे नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और लिगेंड में, तो लिगेंड में मैं यहाँ पे पहले तो दो क्लासिफाई कर देता हूँ। लिगेंड में आपका आएगा, एक आएगा नेगेटिव लिगेंड और एक आएगा न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज बोलेंगे, और जो न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसको बोलेंगे पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल। एंड द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव end is toward metal। should be कर देना, should be toward metal। and metal is treated as positive point charge, positive point charge। इस तरह से हम लोग बताते हैं। कुछ और बातों का ध्यान रखना है इसमें। कौन सा पॉइंट है ये, चौथा? फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, it is assumed to be purely electrostatic force of attraction is present between metal and ligand। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, there is no any attraction is present between metal orbital and ligand orbital। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको कि अपने को ध्यान रखना है एज ए पास्टुलेट ऑफ CFT। ठीक है, इसमें से सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें कंसिडर किया गया था मेटल और लिगेंड को पॉइंट चार्ज, मेटल को पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर किया गया था, और वहीं पे लिगेंड को नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर किया गया था। लिगेंड में भी अगर न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उसको पॉइंट डाइपोल कंसिडर किया गया था, जिसको ये बताया गया था कि उसका जो नेगेटिव एंड होगा
वो मेटल की तरफ होगा। अगली बात इसमें बताया गया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा उसको बोलेंगे प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड की तरफ, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जानने के लिए अपने को जानना होगा कि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं। डी ऑर्बिटल, बेसिकली डी ऑर्बिटल का मतलब होता है डी सबसेल में जो ऑर्बिटल होते हैं उसको डी ऑर्बिटल बोलते हैं। तो डी ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 में 2 डिफरेंट सेट होता है। अब एक डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डंबल से। ऐसे एक डी ऑर्बिटल का शेप ऐसे होता है। ये से टोटल 5 डी ऑर्बिटल होंगे। 5 डी ऑर्बिटल में सभी का नाम, एक मान लीजिए डी एक्स वाई बोलते हैं, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में क्या होता है? डी जेड स्क्वायर। आपको ये पता है कि यहाँ पे 2 अलग अलग एनर्जी के सेट के फॉर्म में होते हैं। मतलब जो 3 ऑर्बिटल है ये डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इसको क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल क्यों बोलते हैं? अगर एक ऑर्बिटल अगर कोई हम लोग बनाए लाइक डी एक्स वाई ऑर्बिटल अगर हम लोग बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इस तरह से। और कहेंगे कि अगर एक्स वाई जब बनाएंगे, नॉन एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सिस के बीच में पाए जाएंगे, तो इस तरह से बनाएंगे, ऐसे ऐसे। तो ये बन गया क्या? नॉन एक्सियल डी एक्स वाई, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इसके लोब्स लाई पाए जाते हैं, लाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अगर ऐसे ही यहां मान लीजिए कि y हो गया, यहां z हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? डी वाई जेड ऑर्बिटल। ऐसे एक z एक्सिस हो जाएगा, एक x एक्सिस हो जाएगा। उन दोनों एक्सिस के बीच में अगर ऑर्बिटल लाई करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डी जेड एक्स ऑर्बिटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों का नेचर एक जैसा हो गया, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। इसको क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। यानी इनके जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। अब हमारे पास बाकी के 2 बचे हैं। बाकी के 2 कौन हैं? एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या है? एक डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर आप दिखाएंगे इस तरह से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई इस तरह से एक्स एक्सिस हो गया है और ये हो गया वाई एक्सिस। तो अगर जो ऑर्बिटल का लोब है वो एक्सिस पर लाई करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल ऑर्बिटल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल। जैसे ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाया गया है, वैसे ही डी जेड स्क्वायर कैसे बनता है यहां पे अगर हम बना दें, इस तरह से मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है, दोनों एक ही पे बनाना है, तो एक लोब्स पहले ऐसे बना देंगे और दूसरा कैसे बना देते हैं? पहले तो उसमें दूसरा छोटा बनता है लेकिन वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इस तरह से उसका जो ऐसे भर देते हैं।
तो ये हो जाता है डी जेड स्क्वायर। क्या इन दोनों के डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, इन दोनों के ही लोब्स एक्सिस पर लाई करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्सियल ऑर्बिटल। और इनके लोब्स एक्स और वाई यानी एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। दे लाई एमंग द एक्सिस, दे लाई अलोंग द एक्सिस। ये एक्सिस पर पाए जाते हैं, ये एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। यानी ये जो तीन सेट ऑफ एनर्जी है ऑर्बिटल की, ये सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, ये अपने में सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, ये दोनों अपने में सेम एनर्जी ऑर्बिटल होंगे। इनका जो सेट होता है इसका नाम क्या बोलते हैं, T2G। T2G यहाँ पे जो T का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऑर्बिटल है डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है कि जहां पे ऑर्बिटल में सभी ऑर्बिटल की एनर्जी एक समान हो। समझ में आ रहा है? डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, दोज ऑर्बिटल विच हैव सिमिलर एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो जब शुरुआत में ये अकेला है, मतलब पांचों एक जैसा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल। उसमें से तीन की एनर्जी अलग है, दो की एनर्जी अलग है, बट ये एनर्जी रियलाइज कब होगी, जब ये किसी के कांटेक्ट में आएगा। अभी इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये खुद ब्रेक हो जाए। ये ब्रेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये तब होगा जब इसको कोई आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये अलग सेट हो गया, ये अलग सेट हो गया, तो तीन सेट हो गया जिसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं, T2G यानी ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EG सेट, इसको बोलते हैं डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। तो यहां से हम लोग देखेंगे अगर कहानी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है, अब यहां से थोड़ा सा अपने को समझ लेना है। ये अपने पास ऑर्बिटल है, ठीक है, यहां पे मैं बना देता हूं। देखिए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5 हो गया। यहां पर भी वही रहेगा, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे मान लीजिए कि हो सकता है कि 2 सेट ऊपर हो जाए, 3 सेट नीचे हो जाए, या हो सकता है कि 3 सेट ऊपर हो जाए, 2 सेट नीचे हो जाए। डिपेंड करता है कि कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। फिलहाल हम लोग एक चीज मान के चलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे। तो ये जो है, जब भी कोई ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में होता है, ये आपका डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, तो लोअर एनर्जी पे होता है, लोअर एनर्जी पे होता है। अब कोई लिगेंड इसको बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच कर रहा है, लिगेंड जब जैसे ही आएगा बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये डी ऑर्बिटल तो है, डी ऑर्बिटल है, बट ये क्या है, हायर एनर्जी। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है और ये किस में है, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन जब एनर्जी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब इसके क्षमता के बाहर हो गया, तो ये दो अलग अलग सेट में ब्रेक हो जाता है, जिसको बोलते हैं EG सेट और T2G सेट। तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर
और डी जेड स्क्वायर, और बाकी यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये हुआ कैसे, ये संभव कैसे हुआ? ये जब एनर्जी बढ़ जाएगी, जब लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा तब तो नॉर्मल। कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? केमिकल रिएक्शन होने के लिए एटम को या उस स्पीसीज को अपने एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो आपको पता है कि इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल है, 5 में 3 अलग सेट के होते हैं, 2 अलग सेट के होते हैं। तो जब स्प्लिटिंग होगा तो 2 अलग सेट हो गया और 3 अलग सेट हो गया। एक्चुअल में जो देखा जाएगा, अगर इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जाए इस तरह से, तो अगर ऑर्बिटल की एनर्जी को देखा जाए, कंसिडर किया जाए, तो यहाँ पे ये जो 5d ऑर्बिटल का एनर्जी है कुछ बीच में है। इससे जो ऊपर है यानी हायर एनर्जी का हो गया, इससे जो नीचे का है यानी कि वो लोअर एनर्जी का हो गया। ठीक है ना? तो ये 2 सेट बन गए, ट्रिपली डी जनरेट और डबली डी जनरेट ऑर्बिटल। ये जो बीच में लाइन जाता है इसको बोलते हैं बारी सेंटर। तो ये नॉर्मल कंडीशन में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल हुआ है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास कोई लिगेंड आता है, अप्रोच करता है, तो कैसे स्प्लिटिंग होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अपने को कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? ठीक है, हेडिंग लगा देते हैं इसमें, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात आए, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अब हमारे पास क्या है कि मेटल से एक लिगेंड जुड़ गया। जब मेटल से कोई लिगेंड जुड़ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें करेंगे। अब यहाँ पे ये क्लियर होता है कि पहले तो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया लिगेंड के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारे पास एक डी ऑर्बिटल बना देते हैं। अब हम लोग जो डी ऑर्बिटल बनाते हैं वो हायर एनर्जी स्टेट का डी ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 सेट हो गया डी ऑर्बिटल का। तो इसमें कैसे स्प्लिटिंग होता है, इस तरह से 2 सेट ऊपर रहेगा, 2 सेट ऊपर रहेगा और 3 सेट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इस तरह से रहता है, 2 सेट ऊपर रहेगा और 3 सेट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये इस तरह से यहां से स्प्लिट हो गया है। इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे। इसको जो ये जो गैप है, गैप, इस गैप को हम लोग बोलते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ओ। ठीक है, और ये होता है 10 डी क्यू के बराबर, जो कि एक एनर्जी का यूनिट होता है 10 डी क्यू। बीच से जो लाइन पास करता है उसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर। हालांकि ये सब चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार जान गए हैं तो बहुत है। डेल्टा ओ, ईजी सेट और T2G सेट के बीच का जो गैप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओ। इसी को बोलते हैं, इस एनर्जी को बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी CFSC। क्या बोलेंगे, CFSC। CFSC को देखेंगे। अब ये ध्यान से देखना, 2 तरीके से स्प्लिटिंग होता है। एक तरीका मतलब कि स्प्लिटिंग तो सेम ही रहेगा, गैप बढ़ जाएगा इनका, माने तो दिखाने के लिए खाली। देखिए, तो 2 सेट ऊपर हो गया और 3 सेट क्या हो गया,
नीचे हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया है। देखिए, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से इसको। अभी ये EG सेट है और ये क्या है, T2G सेट है। मतलब एक ऐसे स्प्लिटिंग हो सकता है, एक ऐसे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बीच का इनका जो गैप है, ये जो गैप है आप देखेंगे तो इसका गैप ज़्यादा है। दिस इज आल्सो डेल्टा O। ये गैप और ये गैप में अंतर दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर भी स्प्लिटिंग हुआ है और यहाँ पर भी स्प्लिटिंग हुआ है। ये जो बीच से लाइन जाएगी इसको क्या बोलेंगे? बैरी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी जो स्प्लिटिंग हुआ है और यहाँ पर भी जो स्प्लिटिंग हुआ है, तो थोड़ा सा दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब गैप कम होता है ना, तो जब गैप कम होता है ये मेजर किया जाता है, देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि किस में एनर्जी का गैप कम है, किस में एनर्जी का गैप ज़्यादा है। और ये जो एक्सप्लेन करता है स्प्लिटिंग इन वीक फील्ड लिगेंड इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग है। अब आप देखिए जैसे एक एग्जांपल अगर हम यही ले लेते हैं, एग्जांपल D6 ले लिया है, ठीक है ना। D6 का अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ध्यान से देखना। तो D6 पहले ये D ऑर्बिटल अपने पास हो गया, D6। तो 1 2 3 4 5 और 6 हुंड्स रूल के अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पहले हम लोग क्या करते हैं, D6 इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड यहाँ पे भरते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग भरेंगे D6 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो D6 इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड जब भरेंगे तो 1 2 3 हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 5, फिर जब बच जाएगा तो यहाँ से पेयरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं D6 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो 1 2 3, ये चौथा यहाँ पे जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको। अब यहाँ पे जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है नहीं, तो क्या करता है, फिर यहीं पे पेयरिंग शुरू कर देता है। तो जो आप लोग देखे होंगे, कोई D6 कॉम्प्लेक्स आया, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग हो गया है, उसका रीजन ये होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का अब अंतर समझ में आया? तो कुछ नहीं होता है, स्प्लिटिंग दोनों ही केस में होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग रहे चाहे वीक रहे। लेकिन अगर वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा कि जैसे हुंड्स रूल होता है, हुंड्स रूल कहता है कि पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए, फिर जब इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसका रिवर्स डायरेक्शन में पेयरिंग हो। बट इलेक्ट्रॉन के पास इधर इतनी एनर्जी है नहीं कि वो यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाए, तो क्या करता है कि चलो हम यहीं पे स्टे करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, जबकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होता। इसमें एक टर्म आता है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी जिसको P से दिखाते हैं, पेयरिंग एनर्जी। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है द एनर्जी which is required to electrons to paired up ये इलेक्ट्रॉन को जो पेयर होते हैं उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि पेयरिंग एनर्जी होने के लिए, या पेयरिंग एनर्जी जो इसके लिए चाहिए होता वो 20 किलो जूल पर मोल है, ठीक है ना।
और जो आपके पास ये एनर्जी आया ये 10 किलो जूल पर मोल है, तो क्या पेयरिंग होगा? क्योंकि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा CFSC से, जैसे मान लीजिए कि 20 किलो जूल पर मोल चाहिए पेयरिंग एनर्जी के लिए, लेकिन जो CFSC से वैल्यू आया है वो 10 किलो जूल पर मोल है, तो पेयरिंग एनर्जी तो ज़्यादा हो गई, है कि नहीं? एनर्जी कितनी चाहिए? 20 किलो जूल पर मोल, लेकिन अपने पास है कितना? 10 किलो जूल पर मोल। तो क्या पेयरिंग संभव है? नहीं। तो इसमें दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं इस तरह से। किस तरह से बनते हैं? पहला, दूसरा। ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ओ का वैल्यू अगर P से ज़्यादा रहेगा, P मतलब पेयरिंग एनर्जी, या फिर दूसरा कंडीशन है डेल्टा O लेस देन P रहेगा। तो एक कंडीशन आप खुद ही सोच के बताइएगा कि अगर पेयरिंग एनर्जी 20 किलो जूल पर मोल है, मतलब इतना चाहिए तो पेयरिंग हो जाएगा, 20 से 21 किलो जूल पर मोल अगर हो जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो स्प्लिटिंग के बावजूद एनर्जी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 15 किलो जूल पर मोल। चाहिए कितना? 20 किलो जूल। निकल कितना रहा है? 15 किलो जूल। यानी कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो गया स्प्लिटिंग एनर्जी से तो क्या पेयरिंग होगा? नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है? नो पेयरिंग अकर, नो पेयरिंग अकर। अब मान लीजिए कि हमारे पास पेयरिंग एनर्जी, पेयर कराने के लिए 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए था, लेकिन स्प्लिटिंग के बावजूद निकल गया 50 किलो जूल पर मोल, तो क्या पेयरिंग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये है पेयरिंग एनर्जी फिक्स होता है किसी का, किसी भी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। उसके लिगेंड के अनुसार बातें करेंगे। तो अगर डेल्टा O का वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो ये फोर्सफुल्ली पेयरिंग करा देगा कि नहीं करा देगा? तो यहां पे लिखेंगे पेयरिंग विल अकर। तो ये एक केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, और यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो स्प्लिटिंग है ये किसके प्रेजेंस में है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, ये स्प्लिटिंग वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। अभी ध्यान से देखना, कुछ और बातों का ध्यान रखना है अपने को। जैसे क्या टोटल 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, टोटल कितने सेट है? 5 सेट है। तो उस 5 में इस 3 के रिस्पेक्ट में 2 की एनर्जी बढ़ गई, यहां से 3 के रिस्पेक्ट में 2 की एनर्जी बढ़ गई यहां से, तो हम लोग इसको बोलेंगे +3/5, या इसी को हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करेंगे तो 0.6 डेल्टा O, मतलब डेल्टा O लगा देते हैं वो एनर्जी के लिए। और 2 के रिस्पेक्ट में यहां पे इसकी एनर्जी घट गई तो -2/5 डेल्टा O, यहां पर भी डेल्टा O लगा देंगे, या फिर इसको बोलेंगे -0.4 डेल्टा O। तो जब हम लोग CFSC वैल्यू निकालते हैं ना, CFSC वैल्यू निकालते हैं तो कुछ करना नहीं होता है नया। CFSC निकालने के लिए अपने को क्या करना है? अपने को करना है इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके, प्लस इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। कहने का मतलब 0.6 डेल्टा O यहां पे लगा देंगे, या फिर सिंपली अगर डेल्टा O तो टोटल आ जाएगा, 0.6 यहां पे लगा देंगे n मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन, और इसको लगा देंगे EG सेट के लिए, फिर प्लस, तो प्लस और माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस ही आएगा। तो आप यहां पे प्लस लगा के चाहे तो ब्रैकेट में बंद करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे n क्या है? NEG, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG सेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G सेट। इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहां से यह समझ लेना है कि जब भी
वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात आती है, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात आती है तो सिंपली उनके स्प्लिटिंग से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? स्प्लिटिंग से मतलब होता है। अगर वीक लिगेंड रहेगा तो कम स्प्लिटिंग होगा, डेल्टा ओ की वैल्यू कम आएगी, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जितना निगेटिव CFSC आएगा, जितना निगेटिव CFSC वैल्यू आएगा, उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना निगेटिव CFSC वैल्यू आएगा उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। अगर दोनों ही परिस्थितियों में अपने को वैल्यू निकालना होगा CFSC का, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे निकालेंगे तो देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है T2G सेट में, और 2 इलेक्ट्रॉन है EG सेट में, यानी 0.6 इंटू 2 माइनस करेंगे 0.4 इंटू 4, तो ये आएगा 1.2 माइनस 1.6 इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा कितना? 0.4 डेल्टा ओ। समझ में आ रहा है? डी क्यू में लिखते तो हो जाता -4 DQ। आइए इसमें देखा जाए, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में CFSC, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में CFSC देखा जाए तो ये कितना है? 6, और ये कितना है? 0, यानी 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 6, तो जो CFSC आया है वो आया कितना? दोनों में ज़्यादा माइनस वैल्यू किसका आया? ये -0.4 है, ये -2.4 है। मोर निगेटिव CFSC, मोर निगेटिव CFSC, मोर स्टेबल कंपाउंड, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर निगेटिव CFSC, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम लोग CFSC बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है कि नहीं? हो गया? कॉपी कर लिए? वो भी कॉपी कर लीजिए, CFSC वैल्यू निकाल लीजिए। आगे देखें, एक नोट पॉइंट लिखते हैं इसमें। क्या? इफ D1, D2 और D3 electronic configuration is present, then it doesn't matter is strong field ligand और weak field ligand, क्योंकि D1, D2, D3 वाले केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेयरिंग तो होना ही नहीं है कि नहीं? चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करिए। फाइंड द CFSC वैल्यू
इन पहले वाले में देखेंगे क्लोरीन क्या है, एक वीक लिगेंड होता है, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मली अगर ब्रेक किया जाए तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आयरन का स्टेट क्या है, यहाँ पे +2 है तो हो जाएगा 3d6। आप क्या करिए ना, अगर सिर्फ सॉल्व करना है तो 2 सेट ऊपर बना दीजिए और 3 सेट नीचे बना दीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के लिए जब दिखाना होता है तो थोड़ा सिस्टम से दिखाते हैं हम लोग, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि क्लोरीन एक वीक लिगेंड है इसलिए इसमें 0.6 से मल्टीप्लाई माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, -0.4 मतलब 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 4 माइनस 0.4 आएगा ना, ये ना आएगा। और इसमें अगर D6 रहेगा, इसमें D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना साइनाइड, बताए भी थे पीछे। तो CFSC कितना आया था पीछे, -2.4 डेल्टा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कोबाल्ट वाटर +2 वीक लिगेंड, कोबाल्ट +3 वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बस हो गया यहीं पे काम आसान। यहाँ पे वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है, जबकि यहाँ पे वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो याद रखना कोबाल्ट +2 में क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, और +3 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो कोबाल्ट का होता है 3d7 4s2, तो यहाँ पे D7 रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, D6 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, तो CFSC वैल्यू वही आएगा -2.4 डेल्टा। लेकिन यहाँ पे D7 है और वीक लिगेंड है ना, तो भर देते हैं, 2 सेट ऊपर हो जाएगा, 3 सेट नीचे, 1 2 3 4 5 6 और तो -0.4 से मल्टीप्लाई प्लस 0.6 से मल्टीप्लाई, तो CFSC कितना जाएगा, 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 5, तो वैल्यू कितना रहा है 0.8, ये वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे ये देखा हम लोगों ने CFSC इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे CFSC इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है ना।